भारत में जैसे जैसे डिजिटल कल्चर बढ़ रहा है, उससे न केवल मानसिक परेशानियां हो रही हैं, बल्कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें नौकरी देने के लिए सही टैलेंट नहीं मिल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय जॉब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की एक नई रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में नौकरियां तो बढ़ रही हैं, रोजगार तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए उन नौकरियों के लिए सही लोग नहीं मिल पा रहे। इस रिपोर्ट के अनुसार नौकरी देने वाले 74% लोगों को, या ये कह लीजिए कि नौकरी देने वाली 74% कंपनियों को सही टैलेंट खोजने में परेशानी हो रही है, क्योंकि एआई की मदद से अब भारत के बहुत सारे युवा अपना जो सीवी बनाते हैं वो तो शानदार सीवी बना रहे हैं, क्योंकि एआई से बनवा रहे हैं। इससे योग्य और अच्छे टैलेंट को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब सीवी आता है तो बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन जब कैंडिडेट को मिलते हैं तो फिर कुछ अलग ही बात सामने आती है। लगभग 54% बायोडेटा आजकल एआई से बनाए जा रहे हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी योग्य लोगों को चुनने के लिए एआई की ही मदद ले रही हैं, और रोजगार के मुकाबले टैलेंटेड लोग करीब 47% कम हैं। यानी रोजगार तो है, लेकिन उन रोजगारों के लिए, उन नौकरियों के लिए हमारे पास स्किल्ड युवा नहीं है। तो एक नैरेटिव आप बार बार ये सुनते रहते हैं कि भारत में नौकरियां नहीं हैं, भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। असल में समस्या भारत की अब दूसरी हो गई है। नौकरियां तो हमारे देश में हैं, और आने वाले समय में और लाखों करोड़ों नौकरियां हमारे देश में पैदा भी होने वाली हैं, लेकिन क्या उन नौकरियों को करने के लिए हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं? क्या हमारे युवाओं के पास वो टैलेंट है, वो स्किल सेट है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारत को आने वाले भविष्य में जिसका सामना करना पड़ेगा। नौकरियां खाली रह जाएंगी, दफ्तर खाली हो जाएंगे, दफ्तर, प्राइवेट कंपनियां ये कहती रहेंगी कि आप हमारे यहां आइए, काम कीजिए, लेकिन काम करने वाले स्किल्ड लोग, योग्य लोग यहां पर आपको मिलेंगे नहीं। अगर आपको भविष्य में रोजगार चाहिए तो अपनी स्किल सेट को आपको बेहतर करना होगा, और इसके लिए आज बच्चों को सिर्फ डिजिटल एजुकेशन देना ही सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ डिजिटल होने की वजह से बच्चों में अब सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। याद कीजिए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, एक ऐसा समय था जब हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर मुंह ज़बानी याद हुआ करते थे, सबके नंबर याद थे। मैं आपको मेरा बताऊं, मुझे बचपन में अपना नंबर, अपने दोस्तों का नंबर, अपने रिश्तेदारों का, सबके फ़ोन नंबर याद थे। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आया, जिसमें एक अलग से एड्रेस बुक हुआ करती थी, तो लोगों ने फ़ोन नंबर याद करना छोड़ दिया। अब आप अगर अपने आप को टेस्ट करेंगे तो आपको शायद किसी का भी मोबाइल नंबर याद नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपके स्मार्टफोन में आपने फीड किया हुआ है। अब तो कई लोग अपने जीवन साथी या बच्चों का नंबर तक भी याद नहीं रखते, क्योंकि वो भी मोबाइल फ़ोन में फीड किया है। इसी तरीके से पहले कागज़ और पेन से गणित के कैलकुलेशंस हम किया करते थे, लेकिन जैसे ही कैलकुलेटर आया, हमने पेन पेपर पर गुणा भाग करना छोड़ दिया। पहले हमें सारे शहर के रास्ते याद हुआ करते थे, लेकिन जब से गूगल मैप आया तो हम सारे रास्ते भूल गए, और गूगल मैप हमें जहां भी ले जाता है हम वहीं चले जाते हैं। जब से सर्च इंजन गूगल आया, हमने कुछ भी याद करना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ी गूगल पर जाकर सर्च करके देख लिया, और बस कह देते हैं कि गूगल कर लो। और अब गूगल से भी आगे एआई का दौर शुरू हो गया है, और एआई के इस दौर में तो हमने दिमाग का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंसानों के दिमाग पर कब्जा करती जा रही है, और अब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। अमेरिका की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अमेरिका की सेनेट कमेटी को डॉक्टर जेरेड कूनी हॉर्वाथ ने यह बताया कि पिछले 20 वर्षों में बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता, गणित की समझ, ध्यान लगाने की शक्ति यानी कंसंट्रेशन, और गहराई से सोचने की क्षमता कमजोर हुई है। और ये रिपोर्ट पेश करने वाले ये जो डॉक्टर हैं, ये खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और ये एक शिक्षक भी हैं। डॉक्टर हॉर्वथ का कहना है कि हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, हर टेस्ट आजकल, हर परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके अंदर एआई भी है, जिसके अंदर सर्च इंजन भी है, गूगल भी है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि बच्चे होमवर्क भी अब अपने स्क्रीन पर ही कर रहे हैं, और उसमें भी एआई की मदद ले रहे हैं। और इसी वजह से बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल में रोज 1 से 4 घंटे तक स्क्रीन देखते हैं। लगभग 25% बच्चे 7 घंटे के स्कूल टाइम में 4 घंटे से ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि जब बच्चे क्लास में किसी भी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हर 1 घंटे में करीब 38 मिनट उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है। यानी छात्र क्लास में तो रहता है शरीर से, लेकिन मन उसका कहीं और है। पीसा यानी द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ने भी दुनिया भर के बच्चों को लेकर एक रिसर्च किया। इसमें दुनिया भर के 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की रीडिंग, मैथ्स और साइंस में दक्षता की जांच की गई और इसके मुताबिक क्लास में जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा था उन्हें कम नंबर मिले। रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस में उनका परफॉर्मेंस बेहद कमजोर पाया गया। और इसी तरह के कुछ और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट भी यही बताते हैं कि जिन छात्रों का क्लास में स्क्रीन टाइम ज्यादा है उनका प्रदर्शन उतना ही कमजोर है। डॉक्टर हॉर्वथ की स्टडी से पता चलता है कि कागज पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्क्रीन पर पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा समझदार होते हैं और ज्यादा याद रख पाते हैं। स्क्रीन पर पढ़ते समय दिमाग जल्दी थक जाता है, ध्यान बार बार भटकता है और गहराई से सोच नहीं बनती। और लिखने से भी फर्क पड़ता है। जो बच्चे हाथ से लिखते हैं वो बातों को समझ कर लिखते हैं, लेकिन जो टाइप करते हैं वो अक्सर सुनी हुई बातों को कॉपी करते हैं। यानी हाथ से लिखना ब्रेन को एक्टिव करता है और टाइप करना दिमाग को आलसी बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर बच्चों की सोचने की शक्ति कमजोर होती रही तो इसका असर उनके भविष्य पर पड़ेगा, उनके काम पर पड़ेगा। नई खोज जब आगे करने का समय आएगा, समाज के लिए फैसले लेने का समय आएगा और उन पर तो फर्क पड़ेगा ही, पूरे देश पर फर्क पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का भी सवाल है। डॉक्टर हॉर्वथ ने अमेरिका की संसद को कुछ सुझाव दिए हैं जो आप भी सुन सकते हैं। पहला, कोई भी नई टेक्नोलॉजी तब तक स्कूलों में न लाई जाए जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो सचमुच पढ़ाई को बेहतर बनाती है। दूसरा, बच्चों के डेटा की सुरक्षा होनी चाहिए। और तीसरा, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा तय होनी चाहिए। इस समय की जो पीढ़ी है, ये शायद पहली पीढ़ी ऐसी होगी जो अपने माता पिता से कम स्मार्ट होगी। आपने देखा होगा हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो अगली पीढ़ी आती है वो पिछली पीढ़ी से ज़्यादा स्मार्ट होती है। पिछली पीढ़ी ने जो काम किए होते हैं उन्हें और ज़्यादा आगे लेकर जाती है, पिछली पीढ़ी के किए गए कामों को और बेहतर बनाती है। लेकिन ये पीढ़ी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये पीढ़ी शायद अपने माता पिता से भी कम स्मार्ट होगी, क्योंकि ये पीढ़ी ना तो हाथ से लिखती है और ये पीढ़ी ना ही शायद अपने दिमाग से सोचती है। हम सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार के डिजिटल डिवाइस आजकल बच्चों को मिल रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने अपने दिमाग से कुछ भी काम लेना बंद कर दिया है। आपने भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जरूर सुना होगा। वो भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता थे और उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडियन फिलॉसफी, और किताब के वॉल्यूम 1 में उन्होंने प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में लिखा था। गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों का पाठ किया जाता था, हाथ से लिखकर अभ्यास किया जाता था, बार बार दोहराया जाता था और ध्यान और याददाश्त पर विशेष जोर दिया जाता था। लेकिन अब बच्चों को हम स्क्रीन तो देते हैं, लेकिन हमारा और स्कूलों का ध्यान बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाने में नहीं है। तो ये आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप टेक्नोलॉजी सिखाइए ज़रूर, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आश्रित मत छोड़िए। अब जरूरत है बच्चों को मोबाइल फोन से दूर करके उन्हें एक ऐसा भविष्य देने की जहां उन्हें ट्रेनिंग देकर नए युग की नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। और इसीलिए नए भारत को विकसित भारत बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी वजह से इस बार के बजट में भारत में डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को वर्ष 2047 तक के लिए टैक्स में छूट दी गई। सरकार का अनुमान है कि इससे देश में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और भारत के इसी फैसले की दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेनसन हुआंग ने प्रशंसा की है। जेनसन हुआंग का कहना है कि एआई और डेटा सेंटर से भारत में रोजगार की उसी प्रकार से क्रांति आएगी जैसा कभी इंटरनेट से हुआ था। उनके मुताबिक एक डेटा सेंटर बनने से सीधे तौर पर 5 से 10 हजार लोगों को काम मिलेगा। We have a giant investment in India.
and we have a lot like- of partnerships in India. Okay. I prefer that India not only welcome data center companies to India, but also build data centers in India by Indian companies. And both of those are necessary. With respect to data centers, the actual building of the data center is maybe 5,000 people, 10,000 people. And there are electricians and plumbers and construction. But don't forget, the derivative workforce, the labor that contributes to ultimately delivering that data center is really quite gigantic. The supply chain of all of the things, you get still the pipes, the concrete, all of the design, the design, the architecture, the management of, all of that. And then after when you're done, the operations of the startup companies that you can build on top of that. So think about the upstream as well as the downstream labor, workforce, and jobs that are created as a result of one single data center that gets created. 16 फरवरी से दिल्ली में एक AI इम्पैक्ट समिट शुरू होने वाला है और इसमें दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देश शामिल होंगे। इस AI समिट में दुनिया के AI सेक्टर के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जैसे जेनसन हुआंग, जिन्हें अभी आपने सुना, और सैम ऑल्टमैन भी शामिल होने वाले हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के विद्रोहियों से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है।